मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। जब मेरा जन्म हुआ, पूरे खानदान में जैसे कोई त्योहार आ गया हो। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, घर में लक्ष्मी आई है। हमारे घर में अब तक सिर्फ लड़के ही पैदा हुए थे। मैं पहली लड़की थी, पूरे परिवार की दुलारी। मेरी दादी ने प्यार से मेरा नाम रखा, पूनम। मुझे होश संभालने की देरी थी कि लोग मेरी शादी के सपने बुनने लगे। जो भी घर आता, गुड़िया गुड्डे लेकर आता, और मैं भी बच्चों वाली उत्सुकता में उनकी शादी रचाने लगती। मेरी दादी हर गुड़िया का नाम पूनम ही रखती, और फिर मेरी बनाई हुई गुड़िया गुड्डे की शादी में खुद भी खुशी से झूम झूम कर नाचती। ऐसे हंसी खुशी के पलों में वक्त कब उड़ गया पता ही नहीं चला। देखते ही देखते मैं जवानी की दहलीज पर पहुंच गई। अब पूरे खानदान में चर्चा शुरू हो गई। पूनम की शादी बड़े धूमधाम से करनी है। बचपन से ही मेरा एक सपना था, मेरी शादी गांव में हो। शहर की जिंदगी से मैं थक चुकी थी। घर में कोई और लड़की नहीं थी, और स्कूल कॉलेज में भी दोस्त नहीं बन पाई। लड़कियों से दोस्ती करने की आदत ही नहीं रही, क्योंकि मेरे आसपास बचपन से सिर्फ लड़के ही थे। शहर की जिंदगी, क्या कहूँ, ईंट पत्थर के जंगल में दम घुटता था। मैं कहानियां बहुत पढ़ती थी, इसलिए दिल में एक तस्वीर बस गई थी। खुले खेत, नीला आसमान, मिट्टी की सौंधी महक, और उसमें मेरी शादी। एक सपना और भी था। मैं चाहती थी कि मेरी कोई ननद हो जो शादीशुदा ना हो, ताकि शादी के बाद मेरी भी एक सच्ची दोस्त बन सके। मेरे दिल में शादी को लेकर अनगिनत ख्वाब थे। मैंने मन में सोचा था, मैं अपने पति के साथ यहाँ जाऊंगी, वहाँ घूमेंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। कुछ ख्वाब तो ऐसे भी थे जिन्हें शब्दों में कह पाना भी मुश्किल है। धीरे धीरे मेरी शादी की बात आगे बढ़ी। एक बहुत अच्छा रिश्ता सामने आया। दादी ने जाकर लड़के का घर देखा। भाइयों और पिताजी ने पूछताछ की। सब सही लगने पर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। और फिर मेरा सपना सच हो गया। मेरी शादी गांव में हुई। शादी का दिन आया और मैं दुल्हन बनकर शहर से गांव चली गई। शुरू के कुछ दिन तो जैसे कोई उत्सव चल रहा था। हर दिन कुछ नया, कुछ रंगीन लगता। नया स्वाद, नई जगह, नई पहचान। और इसी तरह 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं सबके साथ घुलने मिलने लगी, पर जैसे जैसे मैं घर के भीतर की बातों से वाकिफ हुई, मुझे लगा ये परिवार थोड़ा अलग है। बाहर से सब कुछ ठीक था, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती थीं जो मुझे चौंका देती थीं। मेरी शादी गांव में ही हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सपनों में सोचा था। लेकिन शादी के बाद से मेरी जिंदगी में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगी। सबसे पहला झटका तो ये था कि मेरे पति शादी के कुछ ही दिनों बाद कमाने के लिए विदेश चले गए। अब यहाँ ना मुझे कोई जानने वाला था, ना कोई सहारा। जो कुछ भी था बस मैं थी और मेरा अकेलापन। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में अकेली सोने की तैयारी कर रही थी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई, वो भी बहुत तेज, ऐसी जैसे कोई जानबूझकर ध्यान खींच रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। पूरी रात मैं नहीं सो पाई। आंखें बंद करती तो लगता जैसे कोई पास आ रहा हो। किसी तरह सुबह हुई और पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। मुझे सोए हुए मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था कि मेरी सासू माँ ने दरवाजा खटखटाया। बहू, अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज सुनकर मैं चौंक गई। आंखें मलती हुई बाहर आई। मेरी आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात जागी हों। मेरी हालत देखकर सासू माँ चौंक गईं। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? मैंने उन्हें रात की सारी बात बता दी, कैसे मुझे किसी के कदमों की आवाज आई और मैं डर के मारे सो नहीं पाई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छा भला इंसान भी डर जाए। तुम ऐसा करो, आज से अपनी ननंद के कमरे में उसके साथ सो जाया करो। आखिर वो भी तो तुम्हारी बहन जैसी ही है। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहन जैसी कह रही थीं, मानो मेरी नहीं उनकी कोई दूरी हो। फिर भी मैंने जवाब दिया, ठीक है माँ जी, आज से मैं नैना दीदी के कमरे में ही सो जाऊंगी।
इसके बाद मैं नाश्ता बनाने में लग गई। नैना अभी तक सो रही थी। हमने उन्हें उठाया और सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। कुछ देर बाद नैना कॉलेज चली गई। मैं दिन भर उसी एक बात को सोचती रही, आखिर वो आवाज किसकी थी? लेकिन मैंने यह बात किसी और से नहीं कही। दिल में डर था और दिमाग में सवाल। शाम होते होते दिन की हलचल कुछ शांत हुई और मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। दिन में जो कुछ भी हुआ था वो जैसे पल भर को भुला बैठी थी। लेकिन जब रात हुई और सोने का समय आया, तभी याद आया कि माँ जी ने कहा था कि आज से मुझे नैना दीदी कम्मीज के कमरे में सोना है। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। नैना ने दरवाजा खोला और हल्की चिंता के साथ पूछा, भाभी सब ठीक है? मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ जी ने कहा था कि आज से मैं आपके कमरे में सो जाऊं। नैना थोड़ी असहज हो गई। भाभी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती। मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ, लाइट जलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, कोई बात नहीं दीदी, मुझे आदत है हर माहौल में सोने की। असल में मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसलिए बस कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं दूंगी, ये वादा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने चेहरा थोड़ा बना लिया और कहा, ठीक है भाभी, कल से आ जाना। मैंने झट से कहा, नहीं दीदी, मैं आज शाम से ही आऊंगी। कल रात मैंने आंगन से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी। आज फिर अकेले नहीं सो सकती। मैं ये कहकर अपने कमरे में गई बिस्तर और कंबल लाने के लिए। जब मैं वापस लौटी, देखा नैना ने अपनी स्टडी टेबल की लाइट बंद कर दी थी। शायद उन्हें मेरा साथ पसंद नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट गई। वहीं फिर से रात भर वैसी ही अजीब आवाजें होती रहीं, जैसे कोई धीरे धीरे घर के आंगन में घूम रहा हो। मेरा दिल हर बार डर से कांप उठता था। अगली सुबह मैंने ये सब सासू मान को बताया कि मिनश वो नैना ने मुझे अपने कमरे में नहीं सोने दिया। माँ जी ने सुनते ही गुस्से में नैना को डांट दिया, कल से अपनी भाभी को अपने साथ ही सुलाओ, मुझे दोबारा कोई शिकायत नहीं सुननी चाहिए। अब क्या नैना के पास कोई बहाना नहीं बचा था। रात हुई और मैं नैना के कमरे में चली गई। अपने लिए एक कोना बना लिया, कंबल ओढ़ा और लेट गई। रात के जाने कौन से पहर का समय था। नैना को प्यास लगी। उसने मुझे हल्के से जगाया और कहा, भाभी जरा बाहर जाकर पानी ला दो। भाभी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत घुटन हो रही है। नैना की कांपती आवाज ने मुझे जैसे एकदम जगा दिया। मैं घबरा गई। क्या हुआ नैना, तुमने रात को कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खाया? वो बोली, भाभी प्लीज जाओ पानी ले आओ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, डर और गुस्से का अजीब सा मेल। मैं शर्मिंदा सी उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही दरवाजे से निकली, नैना की आंखें मुझ पर गुस्से से जल रही थीं। मैं पानी लेने चली गई, लेकिन जब लौट कर आई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं ठिठक गई। नैना, दरवाजा खोलो, मैंने कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर खटखटाया, फिर जोर से, फिर लगभग रोते हुए, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। सुनसान रात, विशाल घर और मेरे दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। मैं 10 मिनट तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही, डरी, सहमी, अकेली। आखिरकार मैं भागती हुई अपने कमरे में लौटी, लाइट ऑन की, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और इधर उधर देखती रही। कहीं कोई परछाई तो नहीं। बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक वही पुराना शोर फिर से सुनाई दिया, तेज, डरावना, असहज कर देने वाला। दिल बैठने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद शोर थम गया और मैं हल्के से सांस ले पाई। सुबह हुई, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैंने तय किया कि नैना से अब सीधे पूछूंगी। मैंने कोई शिकायत माँ जी से नहीं की, लेकिन जब मैंने नैना से पूछा तो उसने पलटकर मुझे ही कठोरता से जवाब दिया, भाभी, मैंने तो आपको सिर्फाना पानी लाने भेजा था, फिर ना जाने आप कहाँ चली गई। मैं तो आपका इंतजार करती रही। मैं हैरान रह गई। ये क्या बात हुई? इतनी सफेद झूठ और इतनी आसानी से? मैं समझ चुकी थी कुछ तो छिपा है, कुछ बहुत बड़ा।
उस रात भी मैं उसके कमरे में सोने चली गई। वही तमाशा दोहराया गया। नैना ने फिर पानी मांगा। मैंने वादा लिया कि दरवाजा बंद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया गया। मुझे फिर से मजबूरी में अपने कमरे में सोना पड़ा, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था, अब पानी लेने नहीं जाऊंगी। अगली सुबह मैं चुप रही। दिन बीत गया और फिर रात आई। मैं फिर उसके कमरे में सोने चली गई। रात के 9:30 पर उसने मुझे फिर से जगाया। भाभी, मुझे घबराहट हो रही है, प्यास लगी है, प्लीज पानी ले आओ। लेकिन इस बार मैंने अपनी आंखें बंद रखी, एक गहरी नींद का अभिनय किया। नैना ने कई बार मुझे जगाने की कोशिश की, आवाजें लगाई, कंधा हिलाया, लेकिन मैंने हिलने तक का बहाना नहीं किया। वो थक गई। फिर मैंने जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। नैना उठी और अपनी अलमारी की चाबी, जो हमेशा अपने तकिए के नीचे रखती थी, उसे दरवाजा खोला। वो अलमारी खोली और अंदर से एक पोटली निकाली। वो रुककर मेरी ओर देखती रही, जैसे परख रही हो कि मैं जागी तो नहीं। फिर धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली और उस पोटली के साथ बाहर छलांग लगा दी। हे भगवान, ये लड़की आधी रात को जा कहाँ रही है? ये सोचते ही मेरे तो जैसे होश उड़ गए। एक पल को दिल में आया कि सीधे जाकर मां जी को सब बता दूं कि नैना किसी से मिलने आधी रात को खिड़की से निकल रही है। लेकिन फिर दिमाग ने कहा, अगर मैंने ये सब कह दिया तो पूरे घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी, सबकी बदनामी होगी। मैंने तय किया, पहले खुद नैना से बात करूंगी, शायद वो कुछ कहे, कोई वजह बताए। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। खिड़की खुली थी और अचानक फिर वही आवाज सुनाई दी। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं की खिड़की बंद करने की। दिल डर से कांप रहा था। कुछ ही देर बाद नैना दोबारा खिड़की से वापस अंदर आई। उसने अलमारी खोली, कुछ देखा और फिर चाबी वापस अपने पास रख ली। मैं बस उसकी हरकतों को देखती रह गई। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। वो हर रात मुझे पानी के बहाने कमरे से बाहर भेजती थी ताकि वो अपनी रात की योजना को अंजाम दे सके। अब मैं उसकी चालों को पहचान चुकी थी और मेरे अंदर भी हिम्मत जाग चुकी थी। अगली रात मैंने पहले ही तय कर लिया कि आज उसे कोई मौका नहीं दूंगी। मैंने एक जगह पानी से भरकर पहले ही टेबल पर रख दिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था, ना मुझे जगाने का, ना बाहर जाने का। रात हुई और ठीक उसी अंदाज में नैना उठी। वो अलमारी की ओर बढ़ी, खिड़की खोली और फिर वही किया, छलांग लगा दी। पर इस बार मैं चुप नहीं बैठी। मैं भी फौरन बिस्तर से उठी और इस खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। खिड़की ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी, ये हमारे घर के पिछवाड़े में खुलती थी। नैना तेज रफ्तार से चल रही थी और मैं भी डरते डरते उसके पीछे पीछे चलने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैंने खुद से कहा, जब नैना इतनी बहादुरी से कुछ कर सकती है तो मैं क्यों डरूं? मैं तो सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूं। थोड़ी दूर जाने के बाद नैना ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पर किस्मत अच्छी थी, उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। जहां वो जा रही थी वो कोई पुराना खंडहर जैसा लग रहा था, शायद कभी कोई कब्रिस्तान रहा होगा। नैना अंदर गई और जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। उसे ऐसा करते देख मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई। मैं चुपचाप वहां से उल्टे कदमों से वापस लौट आई। घर पहुंचकर मैं बहुत देर तक सोचती रही, अब क्या करूं, नैना को कैसे रोका जाए। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने तय किया कि अब मैं सीधे उससे सामना करूंगी, उसकी सच्चाई जानकर ही दम लूंगी। घर के बाकी दरवाजे तो रात में बंद हो जाते थे, केवल वही खिड़की उसका रास्ता थी। तो मैंने किया क्या, उस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया और फिर मैं उसके पास जा बैठी। मैं चुपचाप खिड़की के पास बैठी, नैना के आने का इंतजार कर रही थी। करीब 1 घंटा बीत गया और फिर वो आहट सुनाई दी। नैना वापस आ गई थी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो अंदर से बंद थी। मैंने अंदर से ठंडी आवाज में कहा, नैना, अब मुझे तेरी सच्चाई का अंदाजा हो गया है। जब तक तू सब कुछ साफ साफ नहीं बता देती, ये खिड़की नहीं खुलेगी। आज की रात तू बाहर ही रहेगी और सुबह घर वाले तुझसे क्या सवाल करेंगे, इसका अंदाजा तुझे खुद ही है। मेरी ये बात सुनकर नैना गुस्से में तड़प उठी।
भाभी, आप पागल हो गई हैं क्या? जल्दी खिड़की खोलिए, मुझे अंदर आना है, जल्दी कीजिए। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो बुरी तरह डर गई थी, पर मैंने साफ मना कर दिया। जब तक सच्चाई नहीं बताएगी तब तक नहीं खोलूंगी। अब वह मिन्नतों पर उतर आई। भाभी, बस एक बार खिड़की खोल दो, मैं अंदर आकर आपको सब कुछ बता दूंगी। कसम खाकर कहती हूं, मैंने गंभीर होकर कहा। ठीक है, लेकिन मेरी कसम है, झूठ नहीं चलेगा। मैंने धीरे से खिड़की खोली। नैना अंदर दाखिल हुई और आते ही गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्से की झलक थी। भाभी, भगवान से डरो। मुझ पर शक कर रही हैं आप? मैं भगवान से डरती हूं, मुझे अपने परिवार की इज्जत प्यारी है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। इतना कहकर वह अलमारी की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ में जो पोटली थी, मैं उसे देख रही थी। मैंने झट से उसके हाथों से पोटली छीन ली। पहले मुझे सच बताओ, नहीं तो माँ जी को सब बता दूंगी। मेरी धमकी सुनकर नैना का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती हुई बैठ गई। ठीक है भाभी, सुनिए, अब आपको सब बता देती हूँ। वो कहने लगी। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई जब मेरा मेडिकल कॉलेज का पहला दिन था। कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया, तंग किया और मैं बहुत डर गई। मेरी इसी मासूमियत को वहां के जमींदार के बेटे ने देख लिया और बस तब से वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उससे बहुत बार पीछा छुड़ाने की कोशिश की, मिन्नतें की कि भगवान का वास्ता है, मुझे छोड़ दे। मैं अपने घर की इज्जत सैयदत से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वो नहीं माना। वो कहने लगा, मैं चला जाऊंगा, पर एक बार मुझसे मुलाकात कर लो। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। अगर तुम ना कहोगी तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। नैना अब एक टूटी हुई सांस के साथ अपनी कहानी सुना रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और आवाज में अब भी डर बाकी था। भाभी, मैं आखिरकार मान गई थी। उसने जिस जगह बुलाया मैं वहां चली गई। वो शहर का एक अच्छा खासा होटल था, जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते रहते थे। इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगा। मैं निश्चिंत होकर वहां पहुंची। उसने मुझे दूसरी मंजिल पर बुलाया, क्योंकि नीचे बहुत भीड़ थी। जब मैं ऊपर पहुंची तो देखा पूरा हॉल खाली था। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। मैंने पूछा, कहाँ ले आए हो मुझे? तो वो बस मुस्कुरा दिया, एक शैतानी मुस्कान, और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो मुझसे जबरदस्ती करने लगा तो मैंने झटके में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन वो बाज नहीं आया, मुझे खींचने लगा, मेरी हदें पार करने को था। तभी जैसे कोई फरिश्ता आया हो, एक लड़का वहां पहुंचा और उसने मुझे उस दरिंदे से बचा लिया। वो लड़का सुमित था, उसी मेडिकल कॉलेज का छात्र। उसे पहले से अंदाजा था कि वैभव मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, इसलिए उसने हमारा पीछा किया और ठीक वक्त पर पहुंचा। मैं आज भी उस दिन को याद करके कांप जाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुमित ने मुझे बचाया और फिर चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो भी हमारे ही कॉलेज का छात्र था। बहुत शरीफ, बहुत समझदार लड़का था। मैंने उससे मिलकर शुक्रिया अदा किया और धीरे धीरे मुझे उसकी सादगी, उसकी इंसानियत बहुत पसंद आने लगी। लेकिन वैभव को हमारी दोस्ती की भनक लग गई। वो बहुत ताकतवर था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगा। उसने सुमित को परेशान करना शुरू कर दिया। काश मेरा बस चलता तो मैं वैभव को मिटा देती, लेकिन हम मजबूर थे। दिन बीते, महीने बीते और 1 साल निकल गया। अब वैभव अपने घटियापन की हदें पार करने लगा था। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने सुमित को एक मुश्किल असाइनमेंट दिया। इंसानी कंकाल, हड्डियों का ढांचा बनाना था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां से मिलेगा। सुमित ने बहुत कोशिश की, लेकिन वैभव के दबदबे के कारण कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। कॉलेज और आसपास के सभी रास्ते वैभव के इशारे पर बंद हो गए थे और सुमित की हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। उसने जब मेरी इज्जत बचाई थी, मैं बेबस थी, टूटी हुई, और आज जब उसे मेरी मदद की जरूरत थी तो क्या मैं पीछे हट सकती थी? नहीं। इसलिए मैंने तय कर लिया था, अब मैं भी अपनी तरह से
सुमित की मदद करूंगी। मैंने भी रात के अंधेरे में उन वीरान रास्तों पर पुरानी कब्रों की तलाश शुरू कर दी। किसी ने बताया था, पुराने कब्रिस्तान में इंसानी हड्डियां मिल जाती हैं, लेकिन दिन के उजाले में ऐसा करना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं दिन में जाकर वो जगहें देखती और फिर रात को निकल जाती थी, अकेली, डर के बावजूद, क्योंकि कभी वो भी मेरी खातिर अकेली लड़ी थी। आज की रात वो आखिरी हिस्सा बचा था जो नैना को अपने असाइनमेंट के लिए चाहिए था। नैना ने अपनी पोटली खोलकर मुझे सब कुछ दिखाया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी और मेरे दिल में सुकून। मैंने देखा, उस पोटली में वही ढांचा था जिसे पाने की वो हदें पार कर चुकी थी। फिर हम दोनों अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गए। उसने मेरी ओर देखा और धीमे से कहा, भाभी, वादा करो, ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैंने मुस्कुराकर उसकी हथेली थाम ली। वादा। समय बीत गया। नैना ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर मैं खुद आगे बढ़ी और उसकी शादी सुमित से करवा दी, क्योंकि मैंने महसूस किया था, जो मोहब्बत वक्त और जिंदगी की हर कसौटी पर खरी उतरती है, उसे मंजिल मिलनी ही चाहिए। इस बार मेरे साथ मेरे पति ने भी मेरा पूरा साथ दिया। हमने मिलकर नैना और सुमित को एक नई जिंदगी दी। आज वो दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, हर राज के पीछे जरूरी नहीं कि कोई बुराई ही छुपी हो। कभी कभी एक अनकही सच्चाई, एक अधूरी मोहब्बत या एक चुपचाप किया गया बलिदान भी उस राज का हिस्सा होता है। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।